एपिसोड 69। एक काम करो, तुम दोनों हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अब आगे की कार्यवाही हम वहीं चलकर करेंगे, उनमें से दूसरे पुलिस ऑफिसर ने कहा। तभी दरवाजे के बाहर से तीखे कदमों की आवाज आई और कुछ लोग हड़बड़ी में रूम में एंटर हुए। उनमें सबसे आगे एक 50 वर्षीय महिला थी जिसने भारी मेकअप किया था। ओह मोहित, मेरा अनमोल बेटा, तुम्हारा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? माँ को बताओ कि यह किसने किया। रूम में एंटर करते ही अधेड़ उम्र की महिला मोहित की ओर दौड़ी। उसे अपने बेटे के सूजे हुए चेहरे को देख गुस्सा आ गया था। इस लड़के ने मॉम, मोहित ने विजय की ओर इशारा किया। तुम बदमाश लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? तुम दोनों वहां किस लिए खड़े हो? जल्दी करो, उसे अरेस्ट करो। अधेड़ उम्र की महिला ने विजय को देखा और गुस्से में किसी मादा तेंदुए की तरह चिल्लाई। माँ, उसने मुझे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मोहित ने कहा। अधेड़ उम्र की महिला को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। सुना आप लोगों ने? यह गरीब भिखारी मेरे बेटे को मारना चाहता है। तुम दोनों पुलिस ऑफिसर वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से उसे गिरफ्तार कर लो। मैं उस पर मुकदमा करना चाहती हूँ। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वो जेल में सड़ जाए। दोनों पुलिस ऑफिसर हिचकिचाए। यह सच था कि विजय नामक उस लड़के ने दूसरे लड़के को पीटा था, लेकिन यह इम्पोर्टेड पॉइंट नहीं था। अधेड़ उम्र की महिला का गुस्सा तब ज्यादा फूट पड़ा जब उसने पुलिस ऑफिसर्स को कोई कार्रवाई नहीं करते देखा। क्या तुम लोग जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं शिक्षा मंत्रालय से हूँ। मेरा नाम शिवानी जोशी है और मेरा बड़ा भाई ट्रेड एंड कॉमर्स ब्यूरो का सचिव है। वो तुम्हारे सुप्रीडेंट का एक अच्छा दोस्त है। मैं बस एक कॉल करूंगी और तुम्हारा सारा कैरियर यहीं खत्म हो जाएगा। दोनों पुलिस ऑफिसर जॉब जाने के डर से कांपने लगे और उनके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। ट्रेड एंड कॉमर्स ब्यूरो के सचिव? वो एक वाईआईपी है। क्या तुम दोनों बहरे हो? जल्दी करो, उसे अरेस्ट करो, शिवानी ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ हाँ रुको, हम अभी उसे अरेस्ट करते हैं, दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी भौहों से पसीना पोंछते हुए डर से कहा। ठीक है, इस लड़के ने वैसे भी यह कमिट कर लिया है कि उसने इस दूसरे लड़के को बुरी तरह से पीटा है। हम पहले उसे अरेस्ट कर लेते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा, एक पुलिस वाले ने दूसरे से फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, तुमने सही कहा। वैसे भी उसकी किस्मत खराब है जो उसने एक खानदानी रईस लड़के से पंगा लिया, दूसरे पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी नजरों में लड़का दुर्भाग्यशाली था कि उसने एक उच्च अधिकारी के बच्चे से पंगा लिया था। बलात्कार का मामला भी ठंडा पड़ जाएगा क्योंकि कोई सबूत नहीं था और कथित अपराधी एक शक्तिशाली व्यक्ति का लड़का था, उसकी कोई जांच नहीं होगी। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी हथकड़ी निकाली और विजय की ओर चले गए। लड़के, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, चुपचाप हमारे साथ चलो। ऐसे कैसे? आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? वो कमीना दोषी है। तुम मेरे भाई को क्यों अरेस्ट कर रहे हो? तुषार ने गुस्से में आगे आते हुए कहा और विजय को अपने पीछे कर लिया। गुंजन ने भी गुस्से में विजय का हाथ पकड़ लिया। माही खड़ी हुई और कहा, ऑफिसर्स, आप लोग उसे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? आपको मोहित और पूजा को अरेस्ट करना चाहिए। उन्होंने मुझे ड्रग्स दिया और नशे की हालत में मुझे यहां लाए और मेरे साथ वो सब करने की कोशिश की। यह सुनकर दोनों पुलिस ऑफिसर्स बहुत चक्के रह गए। लेकिन मोहित ने तुरंत जल्दबाजी में कहा, माही, तुम गलत समझ रही हो। वैसे भी तुम नशे में थी तो तुम्हें कैसे पता होगा कि क्या हुआ? शानवी जोशी अपने बेटे की चालाकी देख खुश थी और उसे एक आंख मारी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बलात्कार? यह कैसा मजाक है? मेरे बेटे को भला क्यों किसी के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की जरूरत पड़ेगी? वो हैंडसम और अमीर है और उसके पास पहले से ही कई लड़कियां हैं जो उसके प्यार में पागल हैं। तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हारे साथ ये सब करेगा? तुम्हारे पास सुंदरता है तो यह मत समझो कि दुनिया का हर एक आदमी तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। अपनी तरफ देखो, क्या तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने में शर्म नहीं आती? तुम्हारे कपड़ों से ही पता चल रहा है कि तुम कितनी संस्कारी हो। तुम्हारी जैसी लड़की अगर मेरे बेटे से भीख मांगे तो भी वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा। आप? माही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। क्या हुआ? तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। वैसे भी तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकती को, है ना ऑफिसर? शिवानी ने मुस्कुराते हुए पुलिस वाले से पूछा। उसके चेहरे पर चालाकी साफ झलक रही थी। हाँ हाँ मिस शिवानी, आपने सही कहा। दोनों पुलिस वालों ने जल्दबाजी में सिर हिलाया। तो रही इस फटीचर लड़के की बात। इसने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की है और इसका सबूत भी है, तो तुम लोग इस बात को झुठला नहीं सकते और यही सच्चाई है। सभी के सामने दूध का दूध और पानी का पानी है, इसमें किसी बहस की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, दोनों पुलिस वालों ने जवाब दिया, फिर विजय की ओर चले गए। मोहित इस वक्त बहुत खुश था और उसने मुस्कुराते हुए सोचा, विजय, ओह विजय, तूने मुझे मारने की हिम्मत की थी ना?
अब तू सिर्फ एक मुर्दा मांस है। भीड़ में कुछ लोग जैसे कि सोनू ने भी अपने चेहरे पर खुशी दिखाई। फिर उसने कहा, वो गिरफ्तार होने का हकदार है। यह विजय सिर्फ एक गरीब फटीचर है जो मिस्टर मोहित से जलता है और इसलिए वो उसे फंसाना चाहता है। यू री अंडर अरेस्ट। हथकड़ी लिए एक पुलिस वाला विजय के पास गया और उसका एक हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने यह कहा, सभी को कमरे के बाहर से एक तेज गरजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या तुम दोनों मरना चाहते हो? दोनों पुलिस वाले भौंचक के रह गए और मौके पर ही जम गए। रूम में मौजूद अन्य सभी लोग भी दंग रह गए और उन्होंने दरवाजे की ओर देखा। पुलिस की वर्दी में एक अधेड़ उम्र को आदमी दरवाजे के पास सीधा खड़ा था। उसका ऑरा मजबूत लग रहा था। जब दोनों पुलिस अधिकारियों ने उस व्यक्ति को अंदर आते देखा तो वो स्तब्ध रह गए। यह तो क्रिमिनल ब्रांच डिपार्टमेंट के कैप्टन आदित्य लग रहे हैं। कैप्टन आदित्य पुलिस स्टेशन में एक टॉप रैंक ऑफिसर हैं। फिर वो अचानक यहाँ क्यों आए हैं? दोनों पुलिस ऑफिसर्स के दिमाग में यही चल रहा था। फिर उनमें से एक ने हड़बड़ाते हुए पूछा, कैप्टन आदित्य, आप यहाँ क्यों आए हैं? कैप्टन आदित्य ने दरवाजे से खड़े ही दोनों पुलिस वालों की ओर उंगली करते हुए कहा, तुम दोनों बेवकूफ, क्या तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है या फिर उसे बेच खाया? क्या तुम लोग ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करते हो? मैं फिर से नहीं बोलूंगा, क्या तुम लोगों ने अच्छे से जांच की? नो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो तुम लोगों को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुमने हथकड़ी क्यों पकड़ रही हैं? क्या तुम लोगों को ऐसे ही डराते हो? जल्दी से उसे नीचे करो। कैप्टन आदित्य ने हथकड़ी पकड़े पुलिस वाले को धमकाया। दोनों पुलिस वाले भौंचक के रह गए। न केवल दोनों पुलिस वाले अनजान थे, बल्कि कमरे में मौजूद लोगों में से किसी को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा था। यहाँ चल क्या रहा है? एक ओर ये दोनों कांस्टेबल विजय को गिरफ्तार करना चाहते हैं और वहीं दूसरी ओर एक हाई रैंक ऑफिसर उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच कैप्टन आदित्य के पास अपना गुस्सा दिखाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वो कुछ समय पहले ही घटनास्थल पर आया था और कमरे के बाहर से चुपचाप देख रहा था। उन दोनों पुलिस कांस्टेबल के प्रदर्शन ने उसे लगभग परेशान कर दिया था। उन दोनों मूर्खों को नहीं पता था कि वो किस मुसीबत को अपने गले लगाने वाले हैं। यहाँ तक कि खुद कैप्टन आदित्य ने भी इस मुसीबत से पंगा नहीं लिया था और इन दोनों कम दिमाग वाले कांस्टेबल्स ने आंख मूंद कर वही किया जो उन्हें दिखाया और बताया गया। क्या कैप्टन आदित्य विजय की कोई मदद कर पाएंगे? आखिर विजय कैसे निकलेगा इन सब मुसीबतों से बाहर? आखिर क्या होने वाला है? विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 70। अगर उन्होंने विजय को गिरफ्तार कर लिया होता तो कैप्टन आदित्य सोच भी नहीं सकता था कि पुलिस स्टेशन पर कैसी आपदा आकर गिरती। कैप्टन आदित्य के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी। फिर उसने रूम में अंदर आते हुए उन दोनों पुलिस वालों से कहा, तुम दोनों मूर्ख हो। फिर उसने उनका सिर थपथपाते हुए कहा, क्या तुम लोग अपनी नागरिक पुलिस की प्रतिष्ठा को भूल गए हो? तुम्हारा पहला कर्तव्य मामले को अच्छे से समझना है ताकि किसी निर्दोष को सजा ना हो सके। दोनों पुलिस वालों ने अपना सिर रगड़ते हुए दयनीय आवाज में कहा कि कैप्टन, अपना मुंह बंद रखो। क्या मैंने तुम लोगों को बोलने की अनुमति दी थी? कहीं तुम दोनों वापस ट्रैफिक ड्यूटी पर तो नहीं जाना चाहते? कैप्टन आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा। दोनों पुलिस वालों ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया और कुछ नहीं कहा। कमरे में मौजूद लोगों के चेहरे अजीब हो गए। किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। शानवी भी उलझन में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैप्टन आदित्य कहां से आ गया। कैप्टन आदित्य, आप सही समय पर आए हैं। आप ही मेरे बेटे को न्याय दिला सकते हैं। उसका फूला हुआ चेहरा देखिए। ऐसा लगता है कि इस भिखारी ने उसे जान से मारने के इरादे से ऐसा किया था। यह गरीब भिखारी एक हिंसक अपराधी है। उसे बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वो लोगों को ऐसे ही मारता फिरेगा। आप उसे गिरफ्तार कर लो। कैप्टन आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं। अपना मुंह बंद करो। घटना की अभी तक जांच नहीं की गई है। इसमें गिरफ्तार करने के लिए क्या है? शनवी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर वो चिल्लाई, मेरे बेटे का चेहरा देखो। क्या इतना काफी नहीं है? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं? मेरा भाई ट्रेड एंड कॉमर्स ब्यूरो का सचिव है। वो तुम्हारे कमिश्नर का अच्छा दोस्त है। मैं सिर्फ एक फोन कॉल करके तुम्हारी नौकरी गंवा सकती हूँ। ओह, ट्रेड एंड कॉमर्स ब्यूरो के सचिवा, कैप्टन आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने ट्रेड एंड कॉमर्स ब्यूरो के सचिव की कोई परवाह नहीं की। क्या तुम्हें नहीं पता कि एक पुलिस ऑफिसर को धमकाने की सजा किया है? तुम 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 सिर्फ एक तुच्छ ऑफिसर हो। क्या तुम में मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत है? मैं तुम्हारी कमिश्नर से इस बारे में शिकायत करूंगी। बस तुम इंतजार करो। कैप्टन आदित्य की ओर इशारा करते हुए शानवी चिल्लाई। उसका गुस्सा टूटने की कगार पर पहुंच गया था। तो ठीक है, पहले तुम कमिश्नर को बुला ही लो। वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उनके पास तुम जैसे घटिया लोगों के लिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ आ भी जाते हैं तो इसका कुछ फायदा नहीं होगा।
क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि यह कौन है, कैप्टन आदित्य ने विजय की ओर इशारा करते हुए कहा। कौन है? क्या यह सिर्फ एक हिसंक गरीब भिखारी नहीं है? शानवी ने कहा। फिर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन वो अंदर ही अंदर थोड़ी हैरान भी थी। विजय बिल्कुल एक गरीब लड़के की तरह लग रहा था। फिर क्यों कैप्टन आदित्य ऐसी बात कर रहा था? क्या विजय कोई गरीब लड़का नहीं था? रूम में मौजूद सभी लोगों में से कैप्टन आदित्य के अलावा बस केवल गुंजन को उसकी सच्चाई पता थी। उसने विजय की ओर चुपके से एक नजर डाली। फिर कैप्टन आदित्य ने हंसते हुए कहा, एक गरीब लड़का? हाँ हाँ, तुम मूर्ख हो। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, भले ही हमारा कमिश्नर यहाँ हो, उसे भी इस गरीब बच्चे के प्रति विनम्र और अधिक विनम्र होना होगा। शायद तुम्हें पता नहीं है कि पुलिस स्टेशन में उथल पुथल और पूर्व कमिश्नर और एसीपी के साथ क्या हुआ था। उनकी नौकरी और जेल जाने का कारण यही गरीब लड़का था। और यहाँ तक कि डीआईजी मिथिलेश भी इस गरीब लड़के का परोपकारी है, कैप्टन आदित्य ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी बात खत्म होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। कमरे के सभी चेहरे दंग रह गए। उन्होंने जो सुना उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। शानवी भी स्तब्ध स्तब्ध रह गई। मोहित और पूजा भी दंग रह गए। रूम में मौजूद लड़के और लड़कियां सभी दंग रह गए, जिनमें तुषार, माही और यहाँ तक कि गुंजन भी शामिल थी। क्या कमिश्नर को भी उसके साथ विनम्र होना पड़ेगा? और वो डीआईजी मिथिलेश का उपकारक भी था। आखिर विजय की क्या सच्चाई थी? उन सभी के दिमाग में यही चल रहा था। गुंजन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो बस इतना जानती थी कि विजय प्रभास जैसे बड़े अमीर लोगों को जानता था, लेकिन उसे एक और आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। डीआईजी मिथिलेश जिले के टॉप अधिकारियों में से एक था। दोनों पुलिस वालों का तो उसका नाम सुनकर ही पसीना छूटने लगा था और डर से उनका शरीर थर थर कांपने लगा था। ओह माय गॉड, क्या क्या यह वही है जिसने एसीपी साहब को अपना पद खोने के लिए मजबूर किया और यहाँ तक कि उन्हें जेल भिजवा दिया? उनमें से एक पुलिस वाला कांपती हुई आवाज में बोल रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि वो रोने वाला है। जब यह लड़का एक एसीपी और कमिश्नर की जॉब खा सकता है, तो वो भला किस खेत की मूली थी? वास्तव में उसके लिए विजय अब किसी राक्षस से कम नहीं था। बस यही सोच सोच कर वो लगभग रोने की कगार पर था। फिर उसने राहत की सांस ली और कैप्टन आदित्य को कृतज्ञता के साथ देखा। अगर उन्होंने उसे सही समय पर नहीं रोका होता तो वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। काफी देर तक कमरे में कोई नहीं बोला। सबकी नजरें उस लड़के पर टिकी थीं, जो शांति से कुर्सी पर बैठा हुआ था। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? भीड़ में मौजूद सोनू का रंग थोड़ा पीला पड़ गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस गरीब हारे हुए इंसान को वो हमेशा नीच मानता था, वो 3 साल बाद एक बड़ा आदमी बन जाएगा। मोहित को भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका चेहरा बुरी तरह से काला पड़ गया था। मुझे इस पर विश्वास नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। कौन से डीआईजी? तुम बस हमें डराने की कोशिश कर रहे हो। क्या यह विजय सिर्फ एक गंदी नाली का कीड़ा नहीं है? वो गुस्से में चिल्लाया। हम क्या मजाक हैं? तुम कह रहे हो कि डीआईजी साहब इस भिखारी के परोपकारी है? रुको, मैं अपने भाई को फोन करती हूँ। शानवी ने बात करते हुए अपना फोन निकाला, फिर एक नंबर डायल किया। भाई, मोहित एक मुसीबत में पड़ गया है, उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से पीटा है। शानवी बहन, आपने बस मुझे इतनी छोटी सी बात के लिए फोन किया है। एक काम करो, आप उसे अरेस्ट करवा दो। फोन पर एक धीमी आवाज सुनाई दी। नहीं, पुलिस उस लड़के को अरेस्ट नहीं करेगी। आदित्य नामक एक पुलिस कैप्टन मुझे बता रहा था कि वो डीआईजी मिथिलेश का परोपकारी है। उसने कहा कि कमिश्नर भी उसके प्रति विनम्र होगा। भाई, क्या ये मजाक नहीं है? कॉल का दूसरा छोर अचानक चुप हो गया और एक पल के पॉज के बाद आवाज आई। उस लड़के का नाम क्या है जिसने आपके बेटे को पीटा है? उसका नाम विजय है। मैंने तो सुना है कि वो सिर्फ गांव का एक गरीब लड़का है। कॉल का दूसरा छोर फिर से चुप हो गया। मोहित, वो बदमाश हमेशा किसी न किसी मुसीबत को मोल लेता रहता है। मैं उसके लिए कितनी बार सफाई दूं? अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यह कहकर दूसरी ओर से जल्दबाजी में फोन काट दिया गया। शानवी का चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया था, क्योंकि उसने अपने भाई से यह उम्मीद नहीं की थी। लेकिन अब वो समझ गई थी कि इस बार उसका बेटा नहीं बचने वाला। तथाकथित गांव का यह लड़का वास्तव में डीआईजी का परोपकारी था। उसका शरीर हिल गया और वो लगभग गिर ही गई। उसकी प्रतिक्रिया देख हर कोई समझ चुका था कि कैप्टन आदित्य ने सच कहा था। सब एक बार फिर दंग रह गए। क्या अभी भी कोई और मोहित का स्टैंड लेने के लिए आने वाला था? क्या विजय भी कुछ करने वाला है, या यह मामला ऐसे ही निपट जाएगा? आखिर क्या होगा विजय की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी सुपर बिजनेसमैन के साथ, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रहीम एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर।